अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास के पास। नेक्स्ट में अपन को आगे पढ़ना है क्या, अगला पढ़ना है अपन को समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, समुच्चय के अपन ने बनाते किस प्रकार से वो पढ़े थे, रोस्टर और समुच्चय निर्माणु। अब आता है अगला समुच्चय प्रकार की, कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने रिक्त समुच्चय। तो ठीक है, रिक्त समुच्चय कहलाता क्या है ठीक है, रिक्त समुच्चय आपका कहलाता क्या है। तो रिक्त समुच्चय अलग समझ में आया, जो खाली होगा वो क्या होगा, रिक्त। अब उसे हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहला दिया है ए, किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययन एक विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, तो आपसे बोला गया, यदि आपसे बोला गया किसी कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समूह, तो आपकी एक क्लास है, उसे आप क्या एक आराम से समुच्चय के निर्माण बना सकते हैं। हाँ भैया, क्लास 11th के जितने विद्यार्थी हैं उसके आ जाएंगे, समुच्चय में आ जाएंगे, कोई और डाउट तो है नहीं। हमने किसी और स्कूल की तो बात नहीं की, हम अपने स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अगला, तो यहाँ पे आपका ये क्या एक रिक्त समुच्चय होगा, तो हम कहेंगे नहीं भैया ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे कि 11th क्लास में जितने विद्यार्थी होंगे तो उनको गिन के आप अपना समुच्चय निर्माण कर देंगे। उसी तरीके से अब हम दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्तमान कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी। ठीक है, तो भैया ये कोई फर्जीवाड़ा तो चल नहीं रहा है कि भैया 10वीं में भी पढ़ लो 11वीं में भी पढ़ लो, दोनों जगह पढ़ लो और साथ में काम कर लो, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखते आ रहे हैं कि एक क्लास में एक साथ दो क्लास में कोई पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो बी वाले समुच्चय की बात सरासर क्या हो जाएगी आपकी गलत, और इस समुच्चय में ऐसा कोई विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाता। अब यहीं पे वही चीज हो जाती टीचर के बारे में कि भैया वो 10th भी पढ़ाएगा 11th भी पढ़ाएगा, तो ये चीज हो सकती थी, पर विद्यार्थियों के संबंध में ये चीज क्या हो जाएगी आपकी पूरी गलत। ठीक है, तो आपका बी एक कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई ऐसे अवयव आ नहीं सकते जो आपके 11th और 10th दोनों में क्या हो पढ़ते हो। ठीक है, तो उसे अब हम थोड़ा सा सूचीबद्ध तरीके से अपनी परिभाषा में पिरो लेते हैं। ठीक है, पिरो लेते हैं कैसा कि आपसे बोल दिए रिक्त समुच्चय की परिभाषा लिखो, तो आपको लिखना तो है भैया, जो हम एग्जांपल दे रहे हैं उसको थोड़ी ना अपन लिख पाएंगे, तो अपन थोड़ा सा देखें क्या लिखा है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, अब भी बताया, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा वो आपका क्या कहला जाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार, इस परिभाषा के जो हमने परिभाषा दी है उसके अनुसार जो अपना एग्जाम्पल है बी, ठीक है, बी एक कैसा दिख रहा है आपको, रिक्त समुच्चय दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें एक कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो 10th और 11th दोनों में आपका क्या अध्ययनरत हो। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय को सबसे पहले, रिक्त समुच्चय को अपन किस प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं, ये आपका क्या आता है, जिसे अपन फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाई। ठीक है, ये आपका क्या था, फाई। इसे अपन क्या रिक्त समुच्चय के द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात या तो आप क्या जो अपन कभी भी अपन क्या बनाते समुच्चय को अपन किसके अंदर लिखते हैं, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, इसको खाली छोड़ दीजिए तो भी आप क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिक्त समुच्चय कहला जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने इसको काय के अंदर रख दिया, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाए, गलत। ठीक है, ना तो ये रिक्त समुच्चय है और ना ही ये आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, तो कभी भी फाई लिखेंगे तो आपको अकेला लिखना है यदि रिक्त समुच्चय दिखाना है। ठीक है, रिक्त समुच्चय दिखाना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको रिक्त समुच्चय फाई के जरिए नहीं दिखाना तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये कर्ली ब्रेसेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके कुछ चीजें हम पढ़ेंगे समुच्चयों के, आपको जो होंगे समुच्चय उसके अपन उप समुच्चय बनाएंगे। ठीक है, तो ये फाई उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है भैया, अगली क्लासेस में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फाई, तो हर एक समुच्चय का जब आप अलग से उसके उपसमुच्चय निर्माण करोगे तो उसमें एक आपका उपसमुच्चय का कौन कहलाएगा, आपका फाई आपका एक उपसमुच्चय कहलाएगा। इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ते हुए अपन को चलना है। ठीक है, अब थोड़ी आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला है आपका कि परिमित और अपरिमित समुच्चय, कि आपको कुछ समुच्चय दिए हैं वो आपके परिमित है या अपरिमित। ठीक है, तो इसको हम सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि जिन समुच्चयों के अंदर आप अवयवों को गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, परिमित समुच्चय। और जिन अवयवों को आप नहीं गिन सकते वो क्या कहला जाएंगे, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, देखते हैं अपन। सबसे पहले हमने मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अंक है, और b बराबर a b c d e f g ये ले लिए। ठीक है, और c बराबर इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, तो आपने पहला देखा, ये आपका कैसा हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा परिमित समुच्चय। क्यों, क्योंकि आपका 1 2 3 4 5 एक क्या है, ये नॉर्मल थी भैया, गिन सकते हैं आप, इसमें 5 अवयव है। ठीक है, ये भी आपका कैसा हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय। कौन सा हो जाएगा, ये
परिमित समुच्चय, ठीक है। और फिर दूसरा अगला तीसरे के पास आए, सी, इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। अब यहाँ पे आप सोचें कि भैया यहाँ पे इसका समुच्चय निर्माण तो कर सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि इसमें जो शामिल होंगे वो सभी n प्राकृतिक संख्याओं में आपके समुच्चय क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। पर क्या यह इसको इन सब पुरुषों को आप गिन सकते हो? तो भैया वो जनगणना वाली बात नहीं कि भैया हाँ वो तो गिने बैठे हैं, तो भैया हर एक इंसान नहीं गिना बैठा, अप्रोक्स बता देते कि भैया वो, तो आप यहाँ पे गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाला आपका एक कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सा, अपरिमित समुच्चय। तो सीधी समझ में आई कि जिन चीजों को आप गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा आपका परिमित, और जिनको नहीं गिन सकते वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमित। बस उन्हीं को डिफरेंस को आपको देखते हुए चलना है। अब अपन चलते हैं उसकी परिभाषा की, आपको यदि लिखने मिल जाए कि भैया परिमित और अपरिमित समुच्चय कहलाता क्या है, ठीक है। तो एक समुच्चय जो रिक्त है, या तो रिक्त है अथवा जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, या तो वो रिक्त होना चाहिए या तो फिर जिनके अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, वो कौन सा कहला जाएगा आपका परिमित समुच्चय, ठीक है भैया। अब जैसे कि हमने देखा कि इसमें हमने ये खाली छोड़ दिया, तो हम देख तो पा रहे हैं कोई समुच्चय नहीं है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ये भी कैसा है आपका एक परिमित समुच्चय है। फिर अन्यथा, और यदि जिनको आप क्या कर सकते हैं अन्यथा, वो क्या कहला जाएंगे अपरिमित समुच्चय। क्यों? जिनको आप गिन नहीं सकते वो क्या हो जाएंगे अपरिमित समुच्चय, वो हम जब से देख ही चुके हैं, ठीक है। अब हम उसको देखते कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। W सप्ताह के दिनों, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो क्या हो जाएगा आपका W परिमित है। क्या बनाया हमने, एक W नाम से एक समुच्चय ले लिया, कैपिटल W, ठीक है। वो अब उसको क्या बोल दिया भैया ये सप्ताहों का समुच्चय है, तो ये क्या हो गया एक परिमित समुच्चय। फिर नीचे आइए, मान लीजिए S समीकरण है x² - 16 बराबर 0 के हल का एक समुच्चय है, तो ऐसे परिमित समुच्चय है। कैसे? अब देखिए इसको हल करें, x² - 16 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, इसको क्या आ जाएगा x² - 16 को क्या लिख सकते हैं आप 4 का स्क्वायर। अब इसमें हम एक क्या सर्व समीकरण लगा देंगे, इक्वेशन a² - b² इक्वल टू क्या होता है आपका a² - b² इक्वल टू होता है a + b और a - b, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कैसा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 4 और x + 4, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, तो x/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि x की वैल्यू एक बार 4 आ गई, x की वैल्यू एक बार -4 आ गई, तो यहाँ पे x के आपके कितने मान निकले, केवल 2। आपने गिने? हाँ हमने गिने। तो ये कैसा हो गया एक परिमित समुच्चय। अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं, मान लीजिए G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो G एक कैसा हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय। इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो आप देखिए तो G एक ऐसी रेखा है कि जहां पे आपको सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो वहां पे कितनी बिंदु है, निश्चित है क्या, है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि G एक क्या है, सभी रेखाओं का क्या है एक निश्चित बिंदु बोल दिया, तो यहाँ पे कितनी रेखाएं पता ही नहीं, इसीलिए कैसा हो जाएगा आपका एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या समान समुच्चय। लास्ट हमने अभी देखा क्या परिमित और अपरिमित, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या समान समुच्चय, कि कोई समुच्चय समान समुच्चय है या नहीं, इसका आप डिसाइड कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं कि थोड़ी सी डेफिनेशन हमने कुछ ले रखा है कि यदि दिए गए समुच्चय A और B में यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव है, मतलब A के अंदर जो जो अवयव है वो भी काय के अंदर है, आपके काय के अंदर है, B के अंदर है, या B के प्रत्येक अवयव काय के अंदर है, आपके A के अंदर है, ठीक है। तो मतलब सीधी बात यह है कि जो भी अवयव आप A के अंदर रखोगे और जो भी अवयव आप B के अंदर रखोगे, दोनों आपके कैसे बिल्कुल डिट्टो सेम, ठीक है, एक से हो, तो आपके वो क्या कहला जाएंगे, आपके समान समुच्चय, ठीक है। क्या कहला जाएंगे, समान समुच्चय, ठीक है। वही हमने सामने लिख रखा है आप लोगों के लिए। अब परिभाषा देखें थोड़ा सा, कि दो समुच्चय A और B समान कहलाते हैं, दो समुच्चय A और B क्या कहलाएंगे, आपके समान कहलाएंगे यदि हमने इनमें तथाता समान अवयव हों, ठीक है। थोड़ा सा ये वर्डिंग मजेदार सी नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा, जब तो आपको नंबर लेगा भैया एग्जामिनर, 2 नंबर का काम है, 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा है कि दो समुच्चय समान कहलाते हैं यदि उनके अवयव कैसे हो, समान। तो हम लिख सकते हैं A बराबर B, ठीक है, A बराबर B है तब आपके, ठीक है, जब A और B के अवयव ऐसे हो जाएंगे आपके समान हो जाएंगे, तब हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर B, ठीक है। और
अन्यथा क्या हो जाएंगे, वो असमान हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, असमान। ठीक है, तो हम यदि असमान हो गए तो हम देख सकते हैं क्या ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी चीज को समान और असमान दर्शा सकते हैं। किस तरीके से, हमने जो सामने एग्जांपल दिया उसकी सहायता से। अब चलते हैं, हम उनके कुछ उदाहरण ले रखे हैं हमने। उदाहरण मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर 3 1 4 2। ठीक है, तो ये हमने सीधा लिख दिया ए बराबर बी। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी बी के अंदर देखिए 3 है, 1 है, 4 है, 2 है। तो सेम अवयव सेम है, बस आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं, पर अवयव तो है ना सेम। तो हाँ, तो हमने देखा अवयव सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, ए बराबर बी। ठीक है, अब अगला जो एग्जाम्पल है बहुत मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता बराबर है या नहीं, पर है। देखे कैसे, मान लीजिए 6 से कम अभाज्य संख्याओं, एक जो 6 ए जो है आपकी 6 से कम अभाज्य संख्याओं का क्या है, आपका गुणनखंड है। और फिर तथा पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय है। मतलब आपसे एक हमने अभी अब लिया ए, एक समुच्चय लिया ए जिसमें आपकी क्या 6 से कम अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो कौन कौन आ जाएंगे, ये 2 3 और लास्ट कौन सा आ जाएगा आपका 5। ये कैसी अभाज्य संख्याएं हैं और 6 से कम है। फिर अगला बोला हमने यहाँ पे पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय है। ठीक है, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड मतलब 30 से छोटे कितने अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं आपके, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 30 से अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। मतलब एक ऐसी संख्या जो 30 से कैसी हो चाहिए, आपकी भाज्य भी होनी चाहिए, साथ में आपका क्या हो, अभाज्य गुणनखंड भी हो। तो फिर से देखा कि 30 में आपका 2 से भाग जाएगा, जो एक अभाज्य संख्या भी और साथ में उनका क्या है, आपका गुणनखंड भी है। ठीक है, गुणनखंड मतलब भाग जा रहा है पूरा पूरा, समझना भैया, भाग जाना चाहिए। ठीक है, फिर 3 देखा, 3 के पास आए आपका क्या है, 3 का भी एक कैसी अभाज्य संख्या है, वो साथ में क्या हो रहा है, 30 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। फिर उसके बाद 5 के पास आए, 5 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है 30 में पर, और साथ में वो अभाज्य है। फिर किसी के मन में आया भैया 6 एक अभाज्य संख्या नहीं, गुणनखंड तो है। फिर आपका आया मन में थोड़ा सा और आगे गए, आपका 10 आ गया तो वो भी है, 15 आ गया वो भी, और 30 स्वयं, तो ये सब है तो गुणनखंड, पर साथ में क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है। इसीलिए आपका समुच्चय ए और पी दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। ये हमने पूरा डिटेल में दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमने जान लिया कि हमने एक रिक्त समुच्चय देखा, परिमित अपरिमित समुच्चय देखा, उसके बाद समान परिचय समान समुच्चय देखा।